डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रामर क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रामर के दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला है स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और सेकंड है द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर्स, कि किस तरीके से वर्ड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। साथ में उस सेंटेंस में उन वर्ड्स को उनके काम के हिसाब से उन्हें अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो ये जो वर्ड कैटेगरी है ये एक शब्द से दूसरे शब्दों में कैसे बदल जाती है, साथ में वर्ब्स टाइम के हिसाब से कैसे बदलती है और किसी शब्द में कुछ प्रीफिक्स लगाकर और सफिक्स लगाकर ये शब्द अपना रूप कैसे बदलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज ए सेंटेंस। तो आपके सामने मैंने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी यहां लिखी है कि जनरली ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a specific order that expresses a complete idea in the form of a statement, question, order, exclamation. We have to follow certain rules and patterns to put the words together to create a logical and meaningful sentence. It means एक सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जिन्हें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाता है और जो अपना एक पूर्ण विचार को प्रकट करते हैं एक स्टेटमेंट के रूप में, एक क्वेश्चन के रूप में, ऑर्डर के रूप में या एक्सक्लेमेशन के रूप में। इन वर्ड्स को इन पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखने के लिए हमें कुछ सर्टेन रूल्स का कहना चाहिए कि फॉलो करना होता है, कुछ सर्टेन पैटर्न्स को हमें फॉलो करना होता है ताकि वो जो शब्द जिन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा गया है वो लॉजिकल और मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। क्लियर? तो ये होता है सेंटेंस। आइए अब समझते हैं कि एक सेंटेंस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और उस सेंटेंस में जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें उन वर्ड्स के काम के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं जो एक सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं, इन सबको हम लोग डिटेल में सीखते हैं। तो पहला आपके सामने है एलिमेंट्स इन ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस में क्या क्या तत्व, क्या क्या एलिमेंट होता है। तो ध्यान दीजिए, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स ट्रेडिशनली कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच टू क्रिएट लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ए सेंटेंस हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एक सेंटेंस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का। नो डाउट अगर ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं तो वहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ होता है, उसे नहीं बोला जाता है। पर लगभग सभी सेंटेंसेस का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता ही है। तो इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ सेंटेंस मैंने दो पार्ट में इनको डिवाइड किया है। डॉग्स बार्क, कि कुत्ते भौंकते हैं, तो प्रेडिकेट में सिंपली एक वर्ब दी गई है। हर डॉग डाइड लास्ट वीक, तो यहां पर वर्ब के साथ साथ इस प्रेडिकेट में टाइम भी दे दिया गया है और सब्जेक्ट है हर डॉग्स। शी लिव्स इन इंदौर, इस सेंटेंस में एक्शन के साथ साथ प्लेस दिया गया है कि वह कहां रहती है, तो इन इंदौर उसका जवाब है। पीटर टीचेस देम इंग्लिश, तो यार पीटर जो सब्जेक्ट है पढ़ाता है, लेकिन किन्हें पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है। मीन्स पीटर के एक्शन से कौन प्रभावित होता है या कौन सी चीज, कौन सी वस्तु, कौन सा एनिमल, कौन सा प्लेस प्रभावित होता है, जिन्हें हम लोग ग्रामर की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगला सेंटेंस है दे वर फेमस सिंगर्स, कि वो बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे। अब यहाँ पे वर्ब टू बी यानी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी दे वर्ब को कंप्लीट करने के लिए पूरक के रूप में एक एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन फेमस सिंगर्स का यूज हुआ है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी मेड हिम ए मेंबर ऑफ आवर क्लब, कि हमने उसको अपने क्लब का मेंबर बनाया। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पर वी के साथ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट के रूप में हिम है। अगर ये ए मेंबर ऑफ द क्लब नहीं लिखे
तो भी मेड हिम का पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। इसलिए ये जो वर्ब मेड यहाँ पर ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन माना जाता है। इसलिए इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है एक नाउन और दिया गया है, जिसे यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट इसका कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। दिस कार इज वेरी कॉस्टली, यहाँ पर इस कार के बारे में उसकी कीमत बताई गई, ये एडजेक्टिव्स है। स्टूडेंट्स आर टॉट इन स्कूल्स कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, आर टॉट और साथ में प्लेस दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के अंदर यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है या सब्जेक्ट कोई काम करता है, क्लियर। लेकिन प्रेडिकेट में सिंगल वर्ब हो सकती है। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इस वर्ब के साथ साथ मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, पर्पज यानी कुछ एडवर्ब्स हो सकते हैं। इन वर्ब्स के साथ साथ इस प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। साथ में अगर वर्ब टू भी है, लिंकिंग वर्ब है, तो कॉम्प्लीमेंट्स भी प्रेडिकेट हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रेडिकेट में वे सभी शब्द जिसका मुख्य भाग कोई वर्ब, एडवर्ब्स, ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब उसका मेन पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आइए समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज ए सब्जेक्ट। बहुत से विद्यार्थियों को सिंपली ये कह देते हैं साहब कि डूअर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट, बट रिमेंबर even the receiver of an action may also be the subject, and it happens in passive voice. So don't say that subject is always doer. No. या फिर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया भी जाता, वो भले कोई एक्शन नहीं करे। तो यहां जैसा कि मैंने लिखा है, द सब्जेक्ट जनरली रिप्रेजेंट्स ए नाउन और प्रोनाउन और देयर इक्विवेलेंट विच मे बी आइदर ए डूअर और एन एजेंट ऑफ एन एक्शन और अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड। So I have given here three important aspect कि सब्जेक्ट वो है जो या तो खुद कुछ करता है या फिर जो एक्शन होता है वो उसका एजेंट है, जैसे कि पैसिव वॉइस में, या फिर सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। ये था सब्जेक्ट क्या होता है। इसको और एलाबोरेट करके मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सब्जेक्ट क्या क्या काम करता है। आपके सामने बहुत क्लियरली मैंने तीन डेफिनेशंस या तीन पार्ट में इसको समझाया है। द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज ए नाउन और प्रोनाउन, आप सब जानते हैं, और देयर इक्विवेलेंट दैट इज यूज्ड मेनली बिफोर द मेन वर्ब, एंड साथ में सब्जेक्ट क्या काम करता है, दैट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी सब्जेक्ट जो एक्शन होता है, जो काम होता है, उसको परफॉर्म करता है। जैसे कि पीटर टीचेज अस इंग्लिश, यहां पर पढ़ाने का काम पीटर करता है, पीटर सब्जेक्ट। हिज फादर राइट्स बुक, यहां पर किताबें लिखने का काम उसके फादर करते हैं, तो हिज फादर यहाँ सब्जेक्ट है। दे प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, या सुबह फुटबॉल खेलने का काम ये लोग करते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट दे है। आई लिव इन जयपुर, तो यहाँ लिव का सब्जेक्ट आई है। तो ये बेसिकली परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है, डूअर ऑफ द एक्शन है। तो पहला है कि किसी भी एक्शन को करने वाला व्यक्ति, ये एनिमल भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, मीन्स कोई ना कोई नाउन या फिर प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन जनरली सब्जेक्ट होता है, या उनका कोई इक्विवेलेंट वर्ड ऑफ ग्रुप्स भी हो सकता है। दूसरा है कि अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड, यानी सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, बताया जाता है। जैसे द स्टूडेंट्स आर वेरी सिंसियर, तो यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में क्या बताया गया है कि वो बहुत सिंसियर है, तो यहाँ द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट। शी इज ए फेमस एक्ट्रेस, कि वह एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस है, जो अभिनेत्री है, ये यहाँ पर यूज है। तो ये उसके बारे में कहा गया शी के बारे में कि फेमस एक्ट्रेस कौन है, तो कहेंगे शी। ही वॉज इन सम ट्रबल, वह किसी समस्या में था, तो समस्या में कौन था, ये जो कहा गया है कि ही वॉज इन ए ट्रबल, तो ये ही के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट। और थर्ड है इन पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट इज, यानी मीन सब्जेक्ट इज दैट
दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्क, जो किसी के द्वारा किए गए काम से प्रभावित होता है, उस काम का असर उस पर पड़ता है, वो उस काम का रिसिपिएंट होता है, तो उसे हम लोग बेसिकली सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में होता है। जैसे कि द बुक्स वर सेंट थ्रू कुरियर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन कुरियर होता है, नॉट कोरियर। क्लियर? अधिकांश लोग डे टू डे लाइफ में इसको कोरियर बोलते हैं, इट्स कुरियर। सो बुक्स वर सेंट थ्रू कुरियर्स, कि किताबें कुरियर से भेजी गई। स्टूडेंट्स आर टॉट इन स्कूल्स, स्टूडेंट्स को स्कूल में पढ़ाया जाता है। यहाँ वर सेंट और आर टॉट दोनों जो वर्ब हैं ये पैसिव स्ट्रक्चर में है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, आशा है आप अच्छे से इसको समझ गए। आइए अगला इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं कि अभी एक चर्चा हुई थी कि प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट के बाद हमें समझना चाहिए प्रेडिकेट क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। साथ में सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें उनके काम के हिसाब से क्या क्या नाम दिया जाता है। सो जैसा कि यहाँ पे बोल्ड लेटर से मैंने लिखा है, व्हाट वी से और स्टेट अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, कि जो कुछ हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं या बताते हैं वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो आपने यहां पर इस सेंटेंस की इस टेबल में भी देखा था कि ये जो कुछ है, ये पूरा का पूरा पार्ट इन सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है, कुछ ना कुछ बताता है। इसका मेन पार्ट वर्ब होता है, साथ में ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, ये भी इसके मेन पार्ट हो सकते हैं। इसलिए मैंने आगे लिखा है, it is a verb phrase which is made up of at least one finite verb and all other necessary elements that may include an object, complement or an agent. Agent का मतलब है कि सेंटेंस को और इनलार्ज करने के लिए जिन एडवर्ब्स का यूज करते हैं, वो चाहे प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है या अदर वर्ड्स हो सकते हैं, वो सब। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रेडिकेट में जो मेन पार्ट होता है वो होता है वर्ब। एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब होता है प्रेडिकेट। साथ में इस फाइनाइट वर्ब के जो अदर नेसेसरी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एजेंट। एजेंट का मतलब है एडवर्ब्स, कोई काम कहाँ होता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब के सब। इसलिए मैंने एजेंट के लिए लिखा है कि एन एजेंट इज बेसिकली एन एडवर्ब फ्रेज और ए प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्लियर? ये सेंटेंस को इनलार्ज करने में काम आते हैं। तो बेसिकली सेंटेंस को दो ही पार्ट में बांटा गया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लियर? आइए अब अगला पार्ट देखते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किन वर्ब्स के साथ इसका उपयोग किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक ध्यान दीजिए, एक डायग्राम जैसा मैंने बनाया है कि हम सब लोग जीवन में दो तरीके के काम करते हैं। कुछ काम ऐसे हैं कि उन काम को अगर हम करें, यानी मैं करूं, तो उसका असर, उसका फल मुझे ही मिले, और यदि उस काम को आप करें तो उसका फल, उसका असर आप पे ही आएगा। जैसे कि यदि मैं सोता हूं तो सोने का यानी स्लीप करने का जो भी फल मिलेगा वो मुझे ही मिलेगा। अगर मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं तो मॉर्निंग वॉक करने का जो फल मिलेगा वो मुझे ही मिलेगा। और यदि आप सोते हैं तो सोने का फल आपको मिलेगा, यानी आपको शारीरिक आराम होगा, मानसिक आराम होगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। ऐसे काम को हम ग्रामर की लैंग्वेज में इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कौन सी वर्ब कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान दीजिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का सीधा सा मतलब है वे वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगते, मीन्स नो ऑब्जेक्ट, वो सब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेकिन अधिकांश काम ऐसे होते हैं कि जब हम वह काम करें तो उस काम का फल अन्य व्यक्ति को मिले, यानी अन्य व्यक्ति को उसका बेनिफिट मिले, या फिर अगर हम कुछ काम करें तो उस काम का असर, उसका इफेक्ट, उसका इंपैक्ट, उसका रिजल्ट किसी अन्य वस्तु, एनिमल, प्लेस पर को मिले। जैसे कि आई क्लीन द रूम, सो आई क्लीन,
जब मैं साफ करता हूं तो मेरे साफ करने का असर किस पर पड़ा? कमरे पर। तो यहां पर ये जो रिसिपिएंट ऑफ एक्शन है, इन्हें ही हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिन वर्ब्स में ऑब्जेक्ट लगता है उन्हें हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोगों ने बनाया है जिसमें डिटेल में हमने समझाया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। यहां पर मैं मेनली चर्चा करूंगा ट्रांजिटिव वर्ब। जब कोई डूअर यानी हम लोग कोई भी काम करते हैं यानी एक्शन करते हैं, आप एरो पे ध्यान दीजिए, ये आपका लेफ्ट से राइट चला है और जब इस व्यक्ति ने ये काम किया और उस काम का रिसीवर, इस काम का फल किसी अन्य व्यक्ति को मिला या किसी अन्य एनिमल, प्लेस, थिंग पर उसका असर आया, तो इस एक्शन के इस रिसीवर को जो इससे बेनिफिटेड है वही ऑब्जेक्ट होता है। ये सामान्यतया या तो कोई व्यक्ति होता है या फिर कोई एनिमल, प्लेस, थिंग होता है। यदि इसको पहचानने की छोटी सी टेक्निक है, आप इस एक्शन से पूछें हुम और व्हाट, तो हुम और व्हाट के जवाब में जो शब्द मिलेंगे वो ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। नाउ यू आस्क ए क्वेश्चन, आई एम टीचिंग हुम, यू विल गेट द आंसर कि आप कहेंगे साहब अस, यानी यू के लिए आप अपने लिए अस यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, सो आई एम टीचिंग हुम, तो मुझे जवाब मिला यू। तो यू यहां पर रिसीवर ऑफ द एक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट है। यह मैंने कहा आई एम टीचिंग यू व्हाट, तो जवाब मिलेगा इंग्लिश। तो यह इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। और ध्यान दीजिए यहां पर हुम के जवाब में जो शब्द मिला ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और जो व्हाट के जवाब में मिला वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहां ध्यान दीजिए हुम में सामान्यतया जनरली ये कोई व्यक्ति होता है और व्हाट के जवाब में मिलने वाला नाउन कोई ना कोई एनिमल, प्लेस और थिंग होता है। तो ध्यान दीजिए यदि आप इस वर्ब से, इस एक्शन से हुम और व्हाट से क्वेश्चन करें और हुम और व्हाट का जवाब मिले तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और यदि हुम और व्हाट का जवाब नहीं मिले तो ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? तो अब यहां पर शॉर्ट में ये हो गया कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी के एक्शन का रिसीवर होता है। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन और देयर इक्विवेलेंट दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस। कि किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का यानी जो एक्शन है उसको फल पाता है, उसका रिसिपिएंट होता है सीधे तौर पर, उससे प्रभावित होता है, उसके काम का असर उस पर आता है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई होप that all of you might have understood well about object। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, अधिकांश लोग even after completing their graduation and post graduation they cannot identify object in sentences। क्लियर? इसलिए मैं आपको इसको बार बार दोहरा रहा हूं। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे इन्हें आप पहचान सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में डिटेल में एक सेपरेट मैंने वीडियो तैयार किया है, आप उसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना, सब्जेक्ट क्या होता है ये जानना, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट क्या होता है इन्हें पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।